बताएंगे। सिंगापुर का मैं ताजा आंकड़ा दे रहा हूं, 50% का राइज है हार्ट अटैक में, 50% का सिंगापुर में। और एज ग्रुप क्या है? 25 साल से नीचे। आज तक के इतिहास में कभी, अब डॉक्टर बैनर्जी बताएंगे। डॉक्टर बैनर्जी, अब मैं माफी चाहता हूं कि आपको लंबे समय तक इंतजार करवाया, लेकिन दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है, क्या छिपाया जा रहा है? बहुत अच्छा आशुतोष जी, धन्यवाद। आपने तो जो बैकग्राउंड दिया, बहुत अच्छा बैकग्राउंड दिया। और अभी हमारे साथ बहुत बड़े ये है, क्वालिफाइड पर्सन है, डेटा साइंटिस्ट प्रोफेसर भास्कर रमन, IIT मुंबई। और हमको अभी सब लोग बोलते हैं कि अभी बोलना तो बहुत इजी है, आपने पहले क्यों नहीं बताया। हमारा रिकॉर्डेड है, नेशनल हेराल्ड हमारे कॉलम्स पब्लिश करता था, ये इसको मैं तारीफ करूंगा। नेशनल हेराल्ड का एक कॉलम है, आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं, COVID-19 व्हाट एक्सप्लेन्स द सडन डेथ्स। सडन डेथ्स पे हमने और भास्कर रमन ने कॉलम लिखा, पूरे आंकड़े के साथ, डेटा के साथ। 23 दिसंबर 2022, 3 साल पहले लिखा है। तब से डॉक्टर भास्कर रमन कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे थे वर्ल्ड वाइड। वो डेटा साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड। बताइए कि डॉक्टर भास्कर रमन कौन है? ये देखिए, मैं दर्शकों आपको फिर बताना चाहता हूं, ये कोई मीडिया नहीं बताएगी आपको। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि मीडिया ने जो बेशर्मी की है, छोटे लाभ के लिए, छोटे पैसे के लिए, आपकी जान से, आपकी सेहत से जो खिलवाड़ किया है, वो अतुलनीय रहा है। ऐसा कभी जिंदगी में, कभी मीडिया ने ऐसा काम नहीं किया। एक मीडिया अगर बायां चलती थी तो दूसरी मीडिया इस तरफ से चलती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ। और किसने किया वो भी मैं बताऊंगा आपको, वो सब भी बताऊंगा। प्रोफेसर भास्करन रमन IIT मुंबई में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, और एक डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल है IIT कानपुर का। IIT कानपुर का मनिंदर अग्रवाल को कोट करके विपक्ष, सत्ता पक्ष सब अपना नैरेटिव चलाता रहा, लेकिन IIT मुंबई का वही प्रोफेसर, मुंबई से IIT का प्रोफेसर कंप्यूटर, वही कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर, वही कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर मुंबई का, उसकी बात को नहीं सुना गया। तो उसकी पढ़ाई बेकार है, वो मूर्ख है, पागल है। और मनिंदर अग्रवाल अच्छा है, और उसके सारे रिकॉर्ड्स कैसे कैसे आए हैं उसको भी हम लोगों ने एक्सपोज किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे सारे स्टोरी को टेक डाउन करती थी यही प्लेटफॉर्म। अब लेकिन इन प्लेटफॉर्म पर अंकुश लगा है अमेरिका में। अब तो बिलियंस ऑफ डॉलर का मुकदमा चलने वाला है, तो डरते हैं। खैर, अभी भी हम बच बच के चल रहे हैं। हाँ डॉक्टर बैनर्जी बताइए। तो 2022 में पब्लिश किया था हमने, नेशनल हेराल्ड में देख सकते हैं, सडन डेथ्स व्हाट एक्सप्लेन सडन डेथ्स, 23 दिसंबर नेशनल हेराल्ड में कॉलम है। प्रोफेसर भास्कर ने खुद बॉम्बे का डेटा एनालाइज किया था। 2021 के में 6 गुना हार्ट अटैक, हार्ट इवेंट्स बढ़ गए थे बॉम्बे में। ये इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। हम लोग क्या है, हम लोग डेटा प्रेजेंट करते हैं, हम लोग डेटा साइंटिस्ट है, मैं भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग अपना ओपिनियन नहीं देते, जैसे एक्सपर्ट आके कुछ भी बोलते हैं, उसका एक ओपिनियन होना चाहिए, ओपिनियन का एक सबूत होना चाहिए। हम खाली सबूत देते हैं, ओपिनियन आपके ऊपर है, ब्लैक एंड व्हाइट में है। और कोई भी एक्सपर्ट आए, हम चाहते हैं कि वो डेटा के साथ हमको काउंटर करे, हमको ऐसे सेंसरशिप से काउंटर नहीं करे, हमको अपने बड़े एमिनेंस से नहीं काउंटर करे कि मैं बहुत बड़ा हार्ट पेशेंट हूँ। तो आपने क्या देखा है, हमने पूरा पैटर्न देखा है। अगर डेथ जो है, सीरियस एडवर्स इवेंट्स कोविड वैक्सीन का जो एस्टेब्लिश हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, 800 में एक सीरियस एडवर्स इवेंट्स होता है, 800 में सोचो एक डेथ भी हो सकता है। तो जो क्लिनिशियन है, जो एमिनेंट कितना भी हो, 800 मरीज को फॉलो अप नहीं करता। और एक अगर डेथ दिखेगा, चाहे वो जरी वाला हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, वो बोलेगा ये तो कोइंसिडेंशियल है। हमने 799 800 में से हमने किसी को नहीं देखा, क्योंकि वो देखता भी नहीं है। पर हम जब पॉपुलेशन लेवल डेटा देखते हैं, आप हिसाब लगा लीजिए, हमने कितना 2 करोड़ डोज दिया है। 2 करोड़ डोजेज में अगर 800 डोज में एक गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, तो करीब कितने लाख हो गए, करीब 20 लाख केसेस आ जाएंगे सीरियस साइड इफेक्ट्स के, इंक्लूडिंग डेथ्स। अब वो चारों तरफ डाइल्यूट हो जाता है। हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ में 20 लाख कहाँ खो जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। पर अभी खाली हमारे देश में नहीं है,
बाकी उसी टाइम, ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, हम और भास्कर रमन ने लिखा था, हमने यूरोपियन डेटा भास्कर रमन ने पूरे चार्ट बना के दिए हैं कि जैसे वैक्सीन रोल आउट है, इंग्लैंड का, वेल्स का, ऑस्ट्रेलिया का डेटा में कितना 17%, ये देखिए ये डेटा कितना राइज दिखाई दे रहा है, जहां जहां ये ऊपर राइज दिखाई है, इन्होंने कैसे इन्होंने पूरे वर्ल्ड का डेटा एनालाइज किया था। इसके अलावा जो अमेरिका का इंश्योरेंस डेटा बता रहा है कि जब वैक्सीन रोल आउट हुआ था 24 से लेके 44 ईयर्स, 24 से 24 से 44 ईयर्स तक 80% राइज हुआ था इन सडन डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक। 80% राइज इंश्योरेंस डेटा बता रहा है। और क्योंकि जो वर्किंग पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीन मैंडेट लगा दिया था, तो उसके बाद 80% बढ़ गया। ये इतने रेड सिग्नल्स थे, 3 साल पहले रेड सिग्नल्स थे। अगर वर्ल्ड पॉलिसी मेकर्स, वर्ल्ड साइंटिस्ट उसको रेड सिग्नल को देखते, उसमें जांच करते, तो 3 साल में कितनी जानें बच सकती थी। आई मीन ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, और ये इसको छुपाने के लिए एक के बाद एक कवर अप कर रहा है। ये क्योंकि ये गंभीर चीज है। ये अगर अभी एडमिट कैसे करेंगे, इनके लिए एक धर्म संकट है, क्योंकि ये फिर अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो ये अभी देखिए, और सबसे लेटेस्ट जो है टेस्टिमनी है, अभी जो 2-3 हफ्ते पहले पीटर मैकलो, टॉप कार्डियोलॉजिस्ट है वर्ल्ड के, वो सीनेट हियरिंग अमेरिका में चल रहा है, उसमें टेस्टिमनी ने उन्होंने बताया कि वो कार्डियोलॉजिस्ट है, बोले हमने अपने लाइफ में इतने मायोकार्डाइटिस केसेस नहीं देखे जो अभी हम देख रहे हैं, इतने यंग पीपल में सडन डेथ मायोकार्ड। और उनके पास ऑटोप्सी सीरीज है, जो कि हमारे यहाँ तरीके से ऑटोप्सी नहीं किया जा रहा है। ऑटोप्सी पोस्टमार्टम सीरीज में बोलते हैं 73.9% ऑफ मायोकार्डाइटिस सडन डेथ इन यंग पीपल आर ड्यू टू कोविड वैक्सीन, 73.9%। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एस्ट्राजेनेका है, जो कि कोविशील्ड के नाम से हमारे यहाँ पूरा सबको 80% पॉपुलेशन लाया था, अल्टीमेटली वो मैन्युफैक्चरर ने उसको विड्रॉ कर लिया, क्योंकि खून के धब्बे हो रहे थे, VITT, वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसिस। तो ये कितनी बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चरर अगर विड्रॉ करता है, क्योंकि ये एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वाज फाउंड टू बी मोर सीरियस एडवर्स इवेंट्स कंपेयर टू mRNA वैक्सीन ऑल्सो। अभी कई एक्सपर्ट बोल देते हैं अरे वहां तो mRNA वैक्सीन के, हमारे यहाँ तो कोविशील्ड लगा था। कोविशील्ड को यूरोपियन कंट्री में बिलो 50 ईयर सस्पेंड कर दिया था कि यंग पीपल में इसके साइड इफेक्ट ज्यादा थे। अमेरिका में कोविशील्ड को, एस्ट्राजेनेका को लाइसेंस नहीं मिला था, क्योंकि अमेरिका में जो ट्रायल्स हो रहे थे, मेरे पास पूरे डिटेल्स है, उसके रेफरेंस है, ट्रायल के दौरान यंग वुमेन को स्ट्रोक्स होने चालू हो गए थे, कन्वल्सन होने चालू हो गए, तो अमेरिका में एस्ट्राजेनेका को लाइसेंस नहीं मिला था। यूरोप में अच्छा, उसको और बीच में मैं रोकते हुए बीच में डॉक्टर साहब बेनेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी डॉक्टर असीम मल्होत्रा हैं, वो मेक अमेरिका हेल्दी अगेन जो कैंपेन है उसके प्रमुख बनाए गए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। डॉक्टर असीम मल्होत्रा कौन है? भारतीय मूल के बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं इंग्लैंड में। उनके फादर भी कार्डियोलॉजिस्ट थे। उनके फादर की मृत्यु होती है, उसके बाद उनका ऑटोप्सी किया जाता है। ऑटोप्सी में मेडिकल टीम ये कंफर्म करती है कॉज ऑफ डेथ। ध्यान दीजिए, मेडिकल टीम कंफर्म करती है इंग्लैंड में कॉज ऑफ डेथ। उनका इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भाषण हो चुका है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में डॉक्टर असीम मल्होत्रा का थॉरो स्पीच हो चुका है। पार्लियामेंटेरियन इंग्लैंड के सांसदों ने उनकी इस बात को एक्सेप्ट किया है, वो मुद्दा बना है इंग्लैंड में। और डॉक्टर असीम मल्होत्रा ने फिर इस बात को जान करके पूरी दुनिया को इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि मेरे पिता स्वयं कार्डियोलॉजिस्ट थे, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं था उनको, और वही लेने के बाद 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और ऑटोप्सी के बाद ये कंफर्म हो गया कॉज ऑफ डेथ क्या था, ये भी कंफर्म हो गया। उसके बाद उन्होंने, और यही एस्ट्राजेनेका जिसके टेक्नोलॉजी पर हमारे यहां कोविशील्ड बना हुआ है, और इस कोविशील्ड को बिकवाने के लिए हजारों करोड़ रुपया ये शरद पवार की बेटी, शरद पवार की पार्टी, उसमें 3000 करोड़ रुपए दिए ये आधार पूनावाला ने। देखते जाइए, ध्यान दीजिए मित्रों, 3000 करोड़ रुपए। और ये जो शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले, ये पार्लियामेंट में आकर के उसके वैक्सीन को बेचने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रही थी कि आप वैक्सीन कब रोल आउट करेंगे, वैक्सीन कब रोल आउट करेंगे। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल
सरकार पर दबाव बना रहे थे कि वैक्सीन कब रोल आउट करेंगे, और इन्होंने भारतीय सरकार को मजबूर किया। भारत के तब के हेल्थ मिनिस्टर लगातार पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि देखिए 60 वर्ष से नीचे की आयु को वैक्सीन की वजह से तो आवश्यकता नहीं है, और जो कोमॉर्बिड है, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है, उनको देखा जाएगा। बहुत हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। उस हेल्थ मिनिस्टर को हटवा दिया इन्होंने, दबाव बना करके हटवाया। जो खुद डॉक्टर थे, जो खुद आकर के पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि बच्चों को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है, उनको भी हटवा दिया इन्होंने, दबाव बना करके हटवाया, और सरकार को मजबूर किया कि जो हम लोग कह रहे हैं वो करें। और क्यों मजबूर किया, आप पहले डॉक्टर साहब ये पहले बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि कैसे राजीव गांधी फाउंडेशन को 118 मिलियन डॉलर डोनेशन मिला बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और विभिन्न ओपन सोसाइटी के माध्यम से। इसलिए ये लोग डिमांड कर रहे थे कि वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। आगे बोलिए सर। अभी देखिए, डॉक्टर असीम मल्होत्रा आए थे हमारे यहाँ यूएचओ मीटिंग में दिल्ली में, और उस टाइम उनका स्टेटमेंट भी आया था इकोनॉमिक टाइम्स में। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को चेतावनी दिया था कि एस्ट्राजेनेका कैसे आपने रोल आउट किया, क्योंकि ये तो यूरोप में बैन है और इट इज गॉट मोर एडवर्स इफेक्ट्स देन mRNA वैक्सीन। वो इकोनॉमिक टाइम्स में उनका स्टेटमेंट है। इसके अलावा क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी यही असीम मल्होत्रा हैं जो अभी ट्रंप सरकार के सलाहकार बने हुए हैं। ये देखिए, यही डॉक्टर असीम मल्होत्रा हैं, भारतीय मूल के हैं, और ये हम लोगों के मित्र हैं, हम लोगों के कार्यक्रम में आ चुके हैं। डॉक्टर बैनर्जी ने इन्हें आमंत्रित किया था यूनिवर्सल हेल्थ हमारे से अभी संपर्क है। अभी भी हम लोग एक दूसरे का नोट्स एक्सचेंज करते हैं, एविडेंस को एक्सचेंज करते हैं, और काफी हमको मदद करते हैं। हम लोग भी इनको डेटा एनालाइज करके देते हैं। और इन्होंने चेतावनी दिया था। बात यह है आशुतोष जी कि हमारे जितने भी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकर्स है, दे आर हाईली कॉम्प्रोमाइज, दे हैव गॉट सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। इनका पूरा कैरियर डिपेंड्स ऑन बिल एंड मेलिंडा गेट्स। ये बहुत पुरानी कहानी है। मनमोहन सिंह के टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन खोला था, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PHFI। ये कह रहे थे कि इंडिया में पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग अच्छा नहीं है, इंडिया में ये नहीं है, तो एक स्टैंड अलोन पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया खोला था। नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे ये गवर्नमेंट का है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, एंड इसके पूरा इन्फ्लुएंशियल कौन है? गेट्स फाउंडेशन। इसमें जितने भी ग्रांट है, रिसर्च ग्रांट है, ट्रेनिंग ग्रांट है, PHFI पहले गुड़गांव में खोला, उसके बाद सब जगह खोल दिया, उड़ीसा में खोला, कई मनमोहन सिंह के जमाने में हुई 2006 में। ध्यान रखिए मनमोहन सिंह कैसे कांग्रेस की सरकार ने इन माफियाओं को अंदर घुसाया, सरकार के अंदर घुसाया, और हर जगह इन्होंने अपने अधिकारी तैनात कर दिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, सारे इनके पेरोल पर बैठे हुए हैं। वही सारा मेडिकल ट्रायल, मेडिकल रिसर्च, मेडिकल कॉल, सारा कुछ वही कर रहा है। मोदी चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे, एक रात में सबको हटा नहीं सकते थे। ये पूरा खेल कैसे चला, आगे देखिए। ये फिलैंथ्रोपी के नाम से किया, ये फिलैंथ्रोपी के नाम से किया। और अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था बिल गेट्स के ऊपर, एक वहां का कोई पत्रकार ने लिखा, अमेरिका का ही पत्रकार ने लिखा, टिम सॉब ने। उसने बोला कि गेट्स फाउंडेशन का इंडिया के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, 15-20-40 पन्ने का पूरा चैप्टर इंडिया के ऊपर है। एक अमेरिकन लिख रहा है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि इंडिया का पूरा हेल्थ सिस्टम बिल गेट्स ने ओवर 2-3 डिकेड्स कब्जा कर लिया है। जितने भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो अधिकारी है, उनको भी दरकिनारे कर दिया है। अपना इतना इन्फ्लुएंस है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हर की बॉडी में पोजीशन कर दिया है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जितने भी फैकल्टी है और जितने भी हैंड पिक्ड है गेट्स फाउंडेशन के, इन लोग पॉलिसी एडवाइस करते हैं। अभी कोविड के टाइम जितने भी पॉलिसी मेकर्स है हमारे टाइम थे, इन्होंने पूरे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन, अभी ICMR के साथ भी लेटर ऑफ इंटेंट है फॉर रिसर्च। भारत बायोटेक के साथ बिल गेट्स का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ इनका पार्टनरशिप है, जो कि वर्ल्ड का, तो इट इज टोटली अ कमर्शियल, ये अंडर द गार्ब ऑफ फिलैंथ्रोपी। चैरिटी के नाम से बाहर से दिखा रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, और ये पूरा फार्मास्यूटिकल, इवन WHO को भी सबोटाज किया है। गेट्स फाउंडेशन ने WHO को भी कमजोर बना दिया है ओवर द पास्ट 2 डिकेड, क्योंकि WHO का पहले रोल था हेल्थ के ऊपर, वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन। अभी क्या है, वो एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल्स एंड वैक्सीन्स।
आफ्टर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द गेट्स फाउंडेशन। तो ये एक दिन का नहीं है, ये रॉट कई सालों से है। और ऐसे बोलते हैं कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन हमने इसलिए बनाया है कि इंडिया में पब्लिक हेल्थ नहीं है, जबकि हमारे यहाँ करीब 600 मेडिकल कॉलेज है, हर मेडिकल कॉलेज में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है। और हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं, मैंने भी काम किया है, एफएमसी में पब्लिक हेल्थ में काम किया, प्राइवेट में 20 साल काम किया, 30-40 साल मैंने पब्लिक हेल्थ मेडिकल कॉलेज में काम किया। हमारे जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, उनके पूरे एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद स्पेशलाइज करते हैं। और ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में क्या करते हैं, कोई भी ग्रेजुएट को डिग्री दे देते हैं मास्टर्स पब्लिक हेल्थ का, एक लेबल लगा देते हैं। जैसे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक फर्जी लेबल है कि लोगों को लगेगा कि गवर्नमेंट बॉडी है। एमपीएच, आजकल आपको मालूम है कि हमारे देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रेजुएट हर कोई ग्रेजुएट है, आपका जो पियून है दरवाजे में खड़ा है वो भी ग्रेजुएट होगा। कोई भी ग्रेजुएट को आप दाखला दे देते हो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन इंडिया में, उसको 2 साल में एमपीएस दे देते हो और उसको फिर अपना एजेंडा प्रमोट करते हो हर जगह। और जो एक्चुअल जो मेडिकल क्वालिफाइड है, जिनको मेडिकल बैकग्राउंड के जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, उनको आपने नज़रअंदाज कर दिया है। अभी पॉलिसी मेकिंग में ये सब इस टाइप के जो उसको डेप्थ नहीं है, मेडिकल एक डेप्थ होता है, अभी डेप्थ आएगा कहाँ से? अभी डब्ल्यूएचओ में भी जो डायरेक्टर जनरल है वो भी मेडिकल नहीं है। तो धीरे धीरे ये हाईजैक हो गया है और जितने डॉक्टर्स हैं वो अपने काम में बिजी रहते हैं, उनको ग्रांट मिल जाता है, रिसर्च ग्रांट मिल जाता है, प्रोडक्ट प्रमोट करने का ग्रांट मिल जाता है, टेस्टिंग की प्रमोट करने का ग्रांट मिल जाता है, पॉलिसी मेकिंग में आ जाते हैं। तो ये सब खरीद लिया एक प्रकार से और करते हैं मजबूरी से जो करते हैं। अब ये जो डॉक्टर साहब ये कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे कि मीडिया के सेलेक्टिव सीईओज, एडिटर इन चीफ और हेल्थ बीट को देखने वाले जर्नलिस्ट, कॉरपोरेट्स के लोग होते हैं जो बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक हैं वो, और ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिसी डिसाइड करते हैं, जो एडवर्टीजमेंट वगैरह डालते हैं, और पॉलिटिशियन जो इनके लिए बैटिंग करते हैं विभिन्न सदनों में, स्टेट में, विधानसभा में, विधान परिषद में, और केंद्र में, राज्यसभा में और लोकसभा में। ये मुट्ठी भर लोग मिलकर के प्लानिंग तैयार करते हैं कि कैसे इसको हेल्थ केयर के नाम पे प्रचारित किया जाए। फिर आप देखेंगे, अभी आप देखिए कि कुछ दिन पहले फिर शुरू हुआ नाटक। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जो बूटी रोल हुआ वो इमरजेंसी ऑथराइजेशन उसको मिला हुआ था कि भाई कुछ नहीं मिल, पहले ये फैलाया गया कि ये जो महामारी आई है इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज के नाम पर लूट मचा, पीपी किट का फैक्ट्री खुल गया। आपको याद होगा वो ऑक्सीमीटर 2500-3000 रुपए में ऑक्सीमीटर आता था, ऑक्सीमीटर को इन्होंने बेच दिया, गांव गांव बेच दिया। उसके बाद आपको याद होगा कि आरटीपीसीआर टेस्ट मशीन, इसको सरकार ने खरीदा, हॉस्पिटल में खरीदा, वारे न्यारे हुए, करोड़ों में खरीदे गए। पूरा हेल्थ केयर में इतना इंडस्ट्री तैयार हो गया कि एक एक हॉस्पिटल, एक एक डॉक्टर और पता नहीं मैन्युफैक्चरर माला माल हो गए। ये सब पूरा काम हुआ महामारी के दौरान, लेकिन कोई सवाल नहीं उठा रहा था क्योंकि पहले माहौल बनाया गया कि इसमें कोई बचेगा नहीं। कहा कि 3 से अधिक 3.5% डेथ मोर्टेलिटी रेट डिक्लेयर किया था, जिसमें 0.001 मोर्टेलिटी रेट हुआ, फाइनल था। और ये सब मालूम था इन लोगों को, लेकिन इन लोगों ने प्रचारित करवाया कि 3.5% पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। अब भारत में अगर 3.5% पॉपुलेशन का मतलब हो गया करोड़ों में, क्या डॉक्टर साहब? हाँ, करोड़ों में लोग मर जाएंगे। और वो अभी भी बोले जा रहे हैं कि आपने ठीक से रिपोर्ट नहीं किया, ये नहीं किया, अभी भी चल रहा है प्रोपेगेंडा। अभी भी प्रोपेगेंडा चल रहा है। डब्ल्यूएचओ अभी भी कह रहा, भारत सरकार की उससे टकराहट है। भारत सरकार कह रही कि 5 लाख लोग मरे, डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि 40 लाख लोग मर गए। तो इस पर फिर डब्ल्यूएचओ के बीच से टकराहट भी हो गई है, जब हमको तुम डिफेम कर रहे हो। मतलब डब्ल्यूएचओ दोनों खेल, और ये इतना सेटल तरीके से खेल किया कि अगर सरकार इनके लाइन को टो नहीं करती जो ये कह रहे हैं, तो सरकार को फंसा देती कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, तुमने सारे लोगों को मरवा दिया। अब अगर सरकार इनके लाइन को टो किया है तो लोग मर रहे हैं। दोनों ही स्थिति में सरकार को इन्होंने फंसा दिया, और ये सब इनको मालूम था। दुर्भाग्य ये हुआ कि हमारी जो वर्तमान सरकार है वो उनके इस चाल को संभवतः समझ नहीं पाई कि ये सब लोग, उनको लगा कि हाँ सही बात है, ये महामारी आ गई है और ये नेचुरल महामारी है और इसमें सब लोगों को ताली ताली बजाना चाहिए।
वो बेचारे इसी में लग गए, लेकिन उनको इन्होंने फंसा लिया था बुरी तरह से जाल में। और ये पहली बार हुआ, खाली भारत में नहीं, दुनिया भर की सरकारों को इन कॉन्स्पिरेटर्स ने फंसाया। केवल भारत की सरकार नहीं फंसी मित्रों, दुनिया भर की सरकार को फंसाया इन्होंने और अपने चाल में फंसा करके ये पूरा खेल किया। अब इन्होंने कहा कि रेमेडी क्या है, तो बूटी, और बूटी के आते ही सब कुछ हो जाएगा। उसका एफिकेसी कहा कि 95%, फिर कहा कि नहीं 80%, फिर कहा 70%, फिर कहा 40%। पहले आया कि बूटी आपने ले लिया, अब आपको कुछ नहीं होना है। क्या हुआ? बूटी के बाद से ही पूरा डिटेल हमने दिखाया कि बूटी के बाद ही सडन डेथ राइज हुआ है। लेकिन अब बूटी की कहानी आगे सुनिए। इसने कहा कि बूटी लेने के बाद आपको कोई इंफेक्शन नहीं होगा। नया वेरिएंट, नया वेरिएंट, नया वेरिएंट, नया वेरिएंट, ये 5 वेरिएंट अब तक ला चुके हैं। हर साल एक दो वेरिएंट ये ट्राई करता है। अभी ताजा इन्होंने फिर ट्राई किया था, जब हमने आप लोगों को आगाह किया बिल्कुल मत डरिए, ये माफियाओं का फिर चाल है, ये 2030 तक चलेगा, ये उनका एजेंडा है, 2030 तक चलाने का है। इनको मालूम है कि इन्होंने जो कुछ भी रोल आउट किया है उससे बहुत जबरदस्त घटनाएं हो रही हैं। लोग काल के गाल में समा रहे हैं, सवाल उठेंगे। तो हर 1-2-3 महीने पर पीरियोडिकली कुछ ना कुछ ड्रामा कर दो कि ये बीमारी आ गई, ये इन्फेक्शन आ गया, ये कॉज ऑफ कंसर्न है, इस पर अलर्ट रहिए, नहीं तो खतरनाक हो सकता है, 20 सेकंड तक हाथ धोइए, ये चलाइए। बड़े बड़े एक्टर को बुला करके एडवर्टीजमेंट कराना शुरू कर देते हैं। ये इनका एजेंडा है। खैर, अब आप भी समझ गए हैं और सरकार भी समझ गई है। सरकार अब कुछ नहीं बोल रही है। सरकार को हम लोगों ने बोलते 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 समझाया है, लेकिन अब उनकी दिक्कत यह है कि अगर वो अपनी गलती कबूल कर लें, उनको तो राजनीति करनी है, जनता क्या सोचेगी। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रधानमंत्री जी, आप व्हाइट पेपर के साथ आइए और अपने उस भ्रष्ट अधिकारियों को और उस भ्रष्ट डॉक्टरों को जो फर्जी साइंटिस्ट हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स से पैसा ले रहे हैं, उनको एक्सपोज कीजिए, उनको कहिए कि इनकी सलाह पर हमने ये किया था। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर थोड़ी हैं। उनको तो जो डॉक्टर सलाह देंगे वो बताएंगे, उनको जो ब्यूरोक्रेट सलाह देंगे वो बताएंगे। ब्यूरोक्रेट बिका हुआ, डॉक्टर बिका हुआ, वो जाकर के डरा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि साहब ये तो पूरे हम लोग पूरा खत्म हो जाएंगे, बहुत भयंकर बीमारी आ गई है, जगह नहीं रहेगी। पूरा फर्जीवाड़ा हुआ और प्रधानमंत्री को गुमराह किया गया और प्रधानमंत्री के पास कोई चारा नहीं था मित्रों। तो उन्होंने आखिर में यही देखा कि नहीं, अब इस देश की साइकी है, इस देश की साइकी यह है कि सामान्य डॉक्टर साहब, आप देखते होंगे कि अगर कोई एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर अगर उसे यह कहता है कि तुम्हें दवा की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रिकॉशन कर लो, ठीक हो जाओगे, वो पेशेंट को संतुष्टि नहीं होती है। पेशेंट कहता है कि इंजेक्शन लगा दीजिए, एक कोई टैबलेट दे दीजिए। ऐसा इस देश में साइकी बना दिया इन मेडिकल माफियाओं ने। तो हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सरकार ने समझा कि साहब इधर भी खाई है, इधर भी कुआं है, इससे बेटर है कि अगर कोई बूटी आ रही है तो उसके बारे में ही बोलो, क्या कर सकते हैं। मजबूरी देखिए प्रधानमंत्री की। मैं पहले प्रधानमंत्री पर गुस्सा होता था कि आप उनके सेल्समैन बन गए हैं, लेकिन अब मैंने जब देखा, समझा, जाना कि ये उनकी वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंस गए हैं और इन चालबाजों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने। और अच्छा एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूं, चलिए मोदी जी तो सरकार में है, उनकी तो जिम्मेदारी है, उनको अपनी आबादी को बचाना है। राहुल गांधी किसमें है? राहुल गांधी अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछ रहा, पार्लियामेंट में भी नहीं पूछ रहा है। केजरीवाल एक भी सवाल नहीं पूछ रहा है पार्लियामेंट में कि भाई सडन डेथ हो रहा है, इसका जांच करो, नहीं पूछ रहा है। क्यों? इन्होंने करवाया है। ये पूछेंगे किस मुंह से? ये किस मुंह से पूछेंगे? ये सुप्रिया सुले किस मुंह से पूछेंगी? आप ही बताइए ना। ये केजरीवाल किस मुंह से पूछेंगे? ये राहुल गांधी किस मुंह से पूछेंगे? प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोल रही हैं, बड़े नेता बन रहे हैं। इनके मुंह में पान गया है। पान नहीं गया है, पैसा गया है। पैसा से मुंह बंद है मित्रों, और इसीलिए ये हार्ट अटैक होते रहेंगे, होते रहेंगे। इन हार्ट अटैक्स के लिए ये मुट्ठी भर बेईमान भ्रष्ट ऑफिसर, भ्रष्ट डॉक्टर, भ्रष्ट मीडिया और ये मुट्ठी भर नेता, इनके खिलाफ एफआईआर करवाइए, तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। हम और आप अपने नौजवान
भाई बहनों को खोते रहेंगे, खो रहे हैं, लगातार खो रहे हैं, लगातार। कभी कभार एक बार मैंने देखा था कि शिवसेना यही इन्होंने एक सवाल उठाया, बेचारी उनको बंद कर दिया गया। ये प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया था, ये इमरान प्रतापगढ़ी कहीं से कुछ आ गया, उसको कहा कि शायरी करो, बंद करो ये कहानी। उन्होंने एक दो बार सवाल उठाने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर फ्रेटर्निटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अभी मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं अमेरिका का। सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, बहुत पुराना है, बहुत एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और अमेरिका इज सपोज टू बी मेरिटोक्रेसी। अभी जब रॉबर्ट एफ कैनेडी जब हेल्थ सेक्रेटरी बने जूनियर, उन्होंने 1000 स्टाफ, 1000 साइंटिस्ट सीडीसी का फायर कर दिया। क्यों फायर किया? ये सब बिल गेट्स के आदमी थे, इनके सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट थे। जब अमेरिका के साइंटिस्ट को खरीद सकता है, जो कि अमेरिका का साइंटिस्ट तो इतना ये नहीं है, 1000 को फायर किया, 1000 को फायर किया। और अभी जितना भी वैक्सीन एडवाइजरी को पूरे के पूरे को फायर कर दिया 17 कमेटी में, मालूम होंगे जो 17 थे। इसका मतलब जब अमेरिका के टॉप एवरेस्ट में क्लाइम कर गया, जो हाईएस्ट साइंटिफिक फोरम में जब फार्मास्यूटिकल कंट्रोल हो गया है, तो इंडिया वाले तो ऐसे ही आ जाते हैं। इंडिया के साइंटिस्ट को थोड़े टुकड़े फेंकने रहते ग्रांट के, और पीएचएफआई तो पूरा खोल लिया है उन्होंने। तो जब अमेरिका खरीद लिया है, तो इंडिया क्या चीज है? अमेरिका को तो होश आ गया है, अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है। हम तो अभी भी बेहोश है, अभी भी बेहोशी में है। वही एडवाइजर, एक भी एडवाइजर सैक नहीं हुआ जिन्होंने गलत एडवाइस दिया। और अभी क्या होता है कि जैसे जरीवाला का डेथ हो गया, कुछ भी हो सकता है। हम एज अ साइंटिस्ट हम कुछ नहीं बोलेंगे, पर बिगर कुछ को कुछ बोले या कुछ पूछे, अपने आप टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है नहीं वो तो फास्टिंग कर रही थी, खाली पेट में दवाई ले लिया था, उससे हार्ट अटैक हो जाता। अरे भाई, खाली पेट में अल्सर होता दवाई लेने से। आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि खाली पेट में दवाई लेने से हार्ट अटैक हो जाता। टाइम्स ऑफ इंडिया को कहाँ से पता चला? ब्लड प्रेशर कम हो गया। आज की खबर है, आज की खबर कह दिया कि वो रेफ्रिजरेटेड कुछ खाली, उसके बाद उनको ब्लड प्रेशर लो हो गया, इसकी वजह से उनका डेथ हो गया। चलो ठीक है, एक केस में कुछ भी हो सकता है, पर जो पुराने पॉपुलेशन लेवल का जो डेटा है, वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अगर आप क्रिकेट खेलता हुआ खिलाड़ी लड़का 24 वर्ष का छक्का मार रहा है, और वो फिर वो उसको ना पेन हुआ ना कुछ हुआ, 5 मिनट भी नहीं लगा, खत्म। अभी क्या होता है, कोई छानबीन करने की कोशिश भी करता है तो उसके ऊपर दबाव दिया जाता है। आईसीएमआर जो कि एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मालूम होगा, बीएचयू स्टडी कर रहा था, कोशिश कर रहा था, स्टडी चालू किया था। स्टडी में काफी कमियां थी, उसने खुद, ऑथर ने खुद बोला कि ये स्टडी प्रिलिमिनरी स्टडी है। उसके ऊपर लीगल एक्शन थ्रेट किया, उसके ऊपर एडिटर के ऊपर थ्रेट किया, वो पेपर को रिटार्ट करा लिया। वही एंथनी फॉची की तरह यहाँ तो कई एंथनी फॉची आ गए हैं जो कह रहे हैं डिवास्टेटिंग एक्शन लेना पड़ेगा, खत्म कर दो। जो कोई ऑल्टरनेटिव रिसर्च पेपर आपके सामने, साइंटिफिक रिसर्च पेपर रख रहा है, उसको खत्म करो। उसका हमने उसको पहले इन्होंने एंटी वैक्सीन लॉबी बना दिया, मिस इन्फॉर्मेशनिस्ट बनाया। जो साइंटिफिक बात कर रहा था उसको मिस इन्फॉर्मेशनिस्ट बनाया, एंटी वैक्सर बनाया, पता नहीं कितने। हम चाहते हैं, वी वांट सेफ वैक्सीन, वी आर नॉट एंटी वैक्सीन, वी आर प्रो वैक्सीन। प्रो वैक्सीन चाहेगा कि अच्छा वैक्सीन, वी आर फॉर वैक्सीन, but we should adopt the philosophy of vaccine. गुड वैक्सीन, सेफ वैक्सीन। तो सेफ्टी को एस्टैब्लिश करो ना पहले। बिगर एस्टैब्लिश किए अभी तक कोई भी आरसीटी का रिजल्ट आपने आउट नहीं किया है। बिगर सेफ्टी एस्टैब्लिश किए आप कोई रिसर्च कर रहा है सेफ्टी के ऊपर, उसको रोक दिया आपने, उसको थ्रेटन किया। यूएचओ ने आईसीएमआर को लेटर लिखा था इसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट करके, और वो लेटर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा था, हमारा यूएचओ का लेटर। सो वी हैव पुट एवरीथिंग इन राइटिंग एंड विद डेटा। और हमको आज तक, हमको 5 साल हो गए चिल्लाते, आज तक किसी ने हमको डिबेट, हमने कई बार चैलेंज किया डिबेट में। हमने एम्स में ये डेटा प्रेजेंट किया था, इंक्रीजिंग आफ्टर ये एम्स न्यू दिल्ली, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने 2 साल पहले पूरा डेटा प्रेजेंट किया था। हमने अपना ईमेल दिया था, अपने पर्टिकुलर दिया था कि कोई हमको ये समझाए ये क्यों हो रहा है, इंक्रीज इन केसेज, इंक्रीज इन डेथ आफ्टर वैक्सीन रोल आउट। 3 साल हो गए, आज तक किसी ने हमको उसको रिबर्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए गलती हो गई, हम कह रहे हैं गलती हो गई तो उसको करेक्ट करना है ना। विज्ञान कहता है, साइंस कहता है कि गलती होती है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर से गलती नहीं होती है, गलती होती है, मैन्युफैक्चरर से भी गलती हुई होगी। तो इमीडिएटली हम लोग सब बैठ करके उसको देखेंगे, उसको ठीक करेंगे। उसको ठीक करने के बजाय जो सवाल उठा रहा है उसको मार दो,
उसको दबा दो, उसके वीडियो को टेक डाउन कर दो, उस पर बंदिश पुराने लगा दो। ये सबको पूरा कहानी क्लीन अप। शुरू किया इन लोगों ने, इन गुंडों ने, अमेरिका बिल गेट्स सीनेट के हियरिंग गुंडों से ने। पहले, सीनेट हियरिंग आशुतोष जी, अमेरिका में 1000 लोगों को फायर किया, उसके बाद सीनेट हियरिंग चालू किया, क्योंकि वो 1000 लोगों को फायर नहीं करते तो वहां भी सब कुछ दबाया जाता, पीटर मैककलो को बोलने नहीं दिया जाता, ऑटोप्सी रिपोर्ट को दबा दिया जाता। तो पहले हमको क्लीन अप करना है। हमारे यहाँ जो पूरा जितने वायरस, एक्चुअल वायरस जो इन्फिल्ट्रेट कर गए हमारे सिस्टम्स को, रियल वायरसेस को पूरा फॉर्मेट निकालना है, उसके बाद इंक्वायरी हो सकता। अदरवाइज कितना भी अब इंक्वायरी करो, जब तक इन लोग खुद ही मिले हुए हैं, इनका सीरियस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसीलिए 1000 लोगों को फायर करना पड़ा था सीडीसी से, और उसी के बाद सीनेट हियरिंग चालू हुआ, नहीं तो ये कभी ये हियरिंग होने नहीं देते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं अपने दर्शकों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जितनी मीडिया में रिपोर्टें आ रही हैं, लाइफस्टाइल हो गया, स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ गए, कैंसर में राइज है, 1000% का राइज है, हार्ट अटैक में राइज है, ऑटो इम्यून डिजीजेज में राइजेस है, लिवर फेल, किडनी फेल, सब में परेशानी हो रही है। और ये सब परेशानी तब से शुरू हुई है जब से वो रोल आउट हुआ था। वो एक आप डेट को हिस्टोरिक डेट मान लीजिए, उसके पीछे देखिए क्या हुआ और उसके आगे क्या हुआ। जो सीवियर जो वायरस आया 2020 में, उसमें क्या हुआ, उसके बाद जो ये हुआ, रोल आउट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसको जब आप पूरा आकलन करेंगे तब आपको सच्चाई पता चल जाएगी। जिस सच्चाई को अभी ये क्रिमिनल मिलकर के, ये क्रिमिनल कॉरपोरेशन जो है दबाना चाह रही है, और हम सरकार को अपने तरीके से बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की आंखें खुले। और अच्छी बात यह है डॉक्टर बैनर्जी कि अभी के भी, उस वक्त के भी हेल्थ मिनिस्टर ने एक अच्छी बात की थी, और ये जो वर्तमान हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी बड़े अच्छे हैं इस मामले में। वो भी इन माफियाओं को अभी कोशिश कर रहे हैं बाहर निकालने का, लेकिन चूंकि मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने से पूरे हेल्थ केयर को बिल गेट्स ने कब्जा कर लिया है, इसलिए उनको हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और आप पर पूरा यकीन है, भरोसा है प्रधानमंत्री जी, कि आप इन माफियाओं को अपने सिस्टम से फायर कीजिए, वरना हमारे देश के युवा, हमारे देश के युवा भाई बहन काल के गाल में समा रहे हैं, और समाएंगे अगर इनके ऊपर आपने डिपेंडेंट अपने को किया तो। इनको जैसे रॉबर्ट एफ कैनेडी ने फायर किया है अमेरिका में, वैसे इनको चुन चुन करके फायर कीजिए, सिस्टम से बाहर निकालिए। भ्रष्ट डॉक्टरों को पहचानिए, जो माला माल हुए उनको पहचानिए, वरना हम रोज खोते रहेंगे। अब तो खैर वो जो हो गया वो तो अब होगा ही होगा, लेकिन अब आगे नहीं हो। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी कि इन मोल को, इन चोरों को, इन भ्रष्टाचारियों को जो सिस्टम में बैठे हैं, उनको पहचान करके निकालिए, और आप निकालेंगे इस पर मुझे यकीन है। डॉक्टर बैनर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सिफाली जरीवाला की मौत पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो युवा मृत हो रहे हैं उस पर तो आपको समझने की पूरी आपको अधिकार है, आपको, आप समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।